कक्षा 7 हमारी दुनिया भाग 2 एनसीईआरटी का ये भूगोल बुक है हमारी दुनिया क्लास 7 का। और हम जानेंगे इसमें इसका 12 नंबर चैप्टर समझेंगे, पूरे चैप्टर को प्रश्न उत्तर जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। आपके क्लास का सभी विषय का वीडियो बन चुका है और बहुत सारा बन भी रहा है, तो आप प्ले लिस्ट चेक करें, जो बना हुआ है उसको जरूर देखें। देखिए चैप्टर नंबर 12 है, नाम है मौसम और जलवायु। तो हम इसमें मौसम और जलवायु के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा हम बात समझ लेते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। देखिए आप टीवी पर अक्सर देखते होइएगा या मोबाइल पर कि आज 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 20 डिग्री है, ये है, वर्षा होने वाली है। तो ये एक प्रकार का आंकड़ा होता है। आगे समझेंगे। देखिए किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। अब हर जगह का मौसम अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरे इधर का मौसम अभी क्या है, मानसूनी है, बरसाती है, अभी वर्षा लगाया हुआ है, थोड़ा सा ठंडी हवाएं चल रही है। अभी आपके इधर का मौसम गर्मी हो सकता है, बरसाती भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में, अभी है, आप मान लीजिए रात में कुछ और हो जाए, कल दोपहर में कुछ और मौसम हो जाए, तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग बदलते रहता है। तो ये मौसम हो गया। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए अब होता क्या है, देखिए निश्चित स्थान का अर्थ हुआ किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति से। समय का अर्थ उस स्थान का स्थानीय मानक समय तथा वायुमंडल दशा का अर्थ है, वायुमंडलीय दशा का अर्थ। अब समय मतलब अभी जो हमारे यहाँ जो समय है, स्थान मतलब जो विशेष स्थान हुआ, यहाँ जो स्थान है। ठीक है, आकाश की स्थिति, आकाश क्या स्थिति में है, जैसे धूप, बादल, नमी, आर्द्रता, वायु का वेग, वेग मतलब स्पीड, या दिशा किस दिशा में बह रहा है, ये सारे मौसम पर डिपेंड करते हैं, या इस पर मौसम डिपेंड करते हैं। इन दशाओं का सम्मिलित रूप मौसम को दर्शाता है। अब समझिए, हवा तेज चलेगी मौसम चेंज हो जाएगा, हवा स्लो चलेगी मौसम बदल जाएगा, धूप तेजी रहेगा मौसम, सब इसी पर डिपेंड करता है। देखिए तो मौसम एक परिवर्तनशील तत्व, हमेशा बदलते रहता है, जो स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। किसी स्थान पर किसी समय में अलग अलग रहता है, इसलिए इसे स्थान और समय के संदर्भ में जाना जाता है और व्यक्त किया जाता है। अब ये नहीं कि अगर आज आपके गांव का मौसम ठंडा है तो पूरे देश का ही ठंडा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग हो सकता है। मौसम के बारे में आपने जाना। जलवायु, जलवायु क्या है, तो किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। आप लोग सुनते होइएगा कि अभी वर्षा का मौसम है, तो पूरे वर्षा का मौसम क्यों बोलते हैं, डेली वर्षा पड़ता है नहीं, लेकिन अधिक दिनों तक वर्षा पड़ती है। गर्मी का मौसम, अधिक दिनों तक गर्मी रहती है। तो एक ही मौसम अगर लंबा समय तक रुक गया तो वही हो गया जलवायु। किसी स्थान की जलवायु का पता करने के लिए सामान्यतः 33 वर्षों तक वहां के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा मतलब वायु की दिशा इत्यादि का अवलोकन कर एक औसत निकाल लिया जाता है। किसी जगह का जलवायु पता करने के लिए कम से कम 33 वर्ष तक का ये सारी चीज मालूम होना चाहिए, तब जाके हम मालूम कर सकते हैं। देखिए विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु की दशाएं अलग अलग पाई जाती है। इसका मुख्य कारण जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिनके मुख्य कारक निम्नलिखित हैं, शामिल हैं। तो अभी आपने जाना अलग अलग जगह की जलवायु अलग अलग हो सकती है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, जो समुद्र तट से कितना दूरी है उस जगह, पर्वतों की दिशा व अवरोध। अब मान लीजिए आपकी ओर हवा आ रहा है तेजी से और आपके सामने हम खड़ा हो जाएंगे तो आपको थोड़ा कम हवा लगेगा। गर्मी के समय में धूप लग रहा है आपके ऊपर, हम छाया डाल दें तो ये सारे प्रभावित। समुद्री धाराओं की दिशा, पवन, हवा को बोलते हैं हवा की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई और तापमान, ये सारी चीज। ठीक है, देखिए अलग अलग स्थानों पर जलवायु के निर्धारण में एक या एक से अधिक तत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका सौर ऊर्जा की होती है। सौर ऊर्जा मतलब सूरज की ऊर्जा। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा अधिक मिलता है वे स्थान सामान्यतः गर्म होते हैं, तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा कम मिलती है वे स्थान अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, निम्न अक्षांशीय उच्च अक्षांशीय क्या होगा। देखिए आप सूरज के जितना निकट होंगे गर्मी उतना कम होगा। आप कहिएगा कैसे, हम आपको एक चीज समझाते हैं। गर्म जो होता है नीचे से होना शुरू, जब सुबह सुबह सूर्य उगता है तो बताइए पहले घर का छत गर्म होगा कि पहले घर का जमीन, नीचे का जमीन गर्म होगा। तो पहले नीचे का जमीन, धीरे धीरे गर्मी ऊपर की ओर भागता है। ठीक है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अंग्रेजी में लैंड फॉर्म से आसानी से समझा जा सकता है। लैंड फॉर्म याद रखिएगा, एल, अब इसका हम समझाते हैं, याद रखिएगा, ये ट्रिक है। लैंड फॉर्म, एल फॉर लेटीट्यूड जिसको हिंदी में अक्षांश, ए फॉर एल्टीट्यूड ऊंचाई, एन फॉर नियरनेस फ्रॉम सी मतलब समुद्र से निकटता, डी फॉर डायरेक्शन ऑफ वाइंड मतलब हवा की दिशा,
F फॉर फॉरेस्ट मतलब वन, O फॉर ओशियन करेंट मतलब समुद्री धाराएं, R फॉर रेन मतलब वर्षा, M फॉर माउंटेन मतलब पर्वत। अब देखिए समझिए, ताप का मुख्य स्रोत सूर्य का ताप है, उसी से हम लोग का तापमान मिलता है। सूर्य के ताप से जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं। अच्छा, आप जानते हैं वायुदाब को मिली बार या प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु धाराएं, एयर करंट कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग कोचिंग में भी नहीं पढ़ते होइएगा। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने वाली वायु की गति को पवन वेग कहा जाता है। चलिए आते हैं चैप्टर में, देखिए प्राप्त ताप की अवधि पर निर्भर करता है। क्या ताप अभी बता रहे थे आपको कि धरातल का तापमान सूरज से प्राप्त ताप की अवधि पर। अब बताइए, अभी यहाँ पर आग जलाकर रखेंगे तो कितना देर गर्मी रहेगा? जितना देर आग रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण इसके आसपास स्थित क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, परंतु भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी या कोणीय पड़ती है। आप सोचिए, भूमध्य रेखा जो है उससे दक्षिण या उत्तर की ओर जाने पर सूरज की किरण तिरछा पड़ता है, इसलिए वहाँ का तापमान कम होता है। जहाँ सूर्य की उष्मा नहीं पहुँचती है वहाँ निम्न तापमान के कारण सदैव हिम जमा रहता है, मतलब बर्फ। शीत प्रदेश कहते हैं उसको। ऐसे क्षेत्र उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित होते हैं। ठीक है, वायुदाब को समझते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार वायुदाब कहलाता है। ये जो वायु है, हवा है, इसमें भी दाब, ये भी दाब डालता है हम लोगों पर। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घट जाता है, ऊपर की ओर जाने पर। वहीं समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी पर हर जगह वायुदाब एक जैसा नहीं होता है, जिससे विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं। वायुदाब में अंतर के कारण ही पवनें उत्पन्न होती है और निश्चित दिशा में चलती है। मतलब वायुदाब कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, इसी प्रकार इसी से आंधी तूफान उठते हैं। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र बन जाता है। वायु हमेशा अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, अधिक से कम की ओर। वायु की गति वायुदाब में अंतर से निर्धारित होती है। वायु की जो गति है वायुदाब में अंतर के कारण चलती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश में नम मौसम बनाता है। अब जहाँ पर वायुदाब निम्न है, कम है, वहाँ पर बादल युक्त आकाश होता है, मौसम नम होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, जो सघन होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है, क्योंकि इसके प्रभाव से पवनें बाहर की ओर चलती है, जिसके कारण आकाश साफ नजर आता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। लू किसको कहते हैं आपने समझ लिया। लू विशाल मैदान भारत, चिनकू दिशा कनाडा, विलविली चिनकू, लू जो है विशाल मैदान भारत में है, चिनकू दक्षिण कनाडा में है, विलविली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की मुख्य स्थानीय वहाँ जगह का पवन हवा है जहाँ का नाम है। टार्नेडो पवन एवं हिरकेन ये अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में है। टाइफून हवा जो है पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। काल बैसाखी जो है बंगाल की खाड़ी में, भारत में ही आता है। ये सब पवन है, नाम है इसका। जब वायु चलता है तो हम इसे महसूस करते हैं। गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। देखिए, पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। अस्थायी पवनें, ये पवनें जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है, ये पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी घूमती है इसी के कारण। अधिक दाब पेटियों से कम दाब वाली पेटियों की ओर चलती है, पछुआ तथा पूर्वी स्थानीय हवा। अधिक दाब से कम दाब की ओर आती है। मौसमी पवनें, इन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलते रहते हैं तो इन्हें मौसमी पवन कहते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग हवा बहती है, जैसे कि मानसूनी पवनें, चक्रवात, प्रति चक्रवात इत्यादि। आगे है स्थानीय पवन। वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ बिहार और उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली गर्म हवा लू के नाम से मई जून में जो गर्म हवा चलती है उसी से लू लगता है, तो लू के नाम से जानी जाती है। सोच लीजिए, बहुत लोग इसमें मरते भी, हताहत भी होते हैं। स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर हवा जो होता है, जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो इसे स्थलीय समीर कहते हैं। ये सदा रात में चलती है। जब हवा समुद्र के स्थल की ओर चलती है तो इसे समुद्री समीर कहते हैं। ये सदा दिन में ही चलती है, समुद्री समीर। अब कुछ सामान्य मौसमी घटनाएं, जैसे कि चक्रवात। चक्रवात को समझते हैं। देखिए चक्रवात जो होते हैं ये तूफानी हवाओं के
अति शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। इनके केंद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है जहाँ पर वायु का दाब कम होता है, जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। इसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते हुए दबाव क्षेत्र होते हैं, चारों ओर दबाव क्षेत्र बढ़ जाता है, जिनसे हवाएं तेजी से घूमने लगती है, इसे गोल गोल केंद्र की ओर बढ़ती है। इस प्रकार एक घूमती हवा का भंवर सा उत्पन्न होता है। इन हवाओं की गति कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। हाल ही में बिहार में गुजरात में भी आया था। बहुत से चक्रवातों को बिहार में नहीं आया था चक्रवात, गुजरात में आया था। बहुत से चक्रवातों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से, अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे काल बैसाखी, लैला, हरिकेन, कैटरीना, रीटा, टाइफून इत्यादि। भारत में 2010 ईस्वी में काल बैसाखी एवं लैला नाम के 2 चक्रवात आए थे। ये सब जीके का भी क्वेश्चन है, जीके में भी पूछा जाता है। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। इसके प्रभाव से स्थल पर तेज बारिश एवं सागर में ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब जिधर घड़ी चलता ऐसे चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा। ठीक है। प्रति चक्रवात, देखिए चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। इसे प्रति चक्रवात कहते हैं, जिसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है परंतु हवाएं धीमी गति से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में उसकी विपरीत दिशा में चलती है। देखिए, जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल जो होता है वाष्प के रूप में जब बदल जाता है उसको संघनन कहते हैं। वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे ओशांक या ओस बिंदु कहते हैं। ठीक है। चलिए, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहते हैं। अब नीचे से जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है, जो वायु में नमी की मात्रा को बढ़ाता है। जल वाष्प का अक्षय स्रोत महासागर है, मतलब महासागर में ही बेसी, महासागर से ही हवा वाष्प होकर जल वाष्प होकर ऊपर जाता है। साथ ही पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद अन्य जल राशियां भी सूरज की गर्मी से वाष्पीकृत होती हैं। सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर यह नमी विभिन्न रूपों जैसे हिम, जल, ओले के रूप में स्थल पर गिरते हैं। यह कोहरे के रूप में भी नजर आता है। वर्षा इसका सामान्य रूप है। ठीक है। वर्षा जल जैसे नीचे से वाष्प होकर ऊपर जाता है वायुमंडल में और वहां से सघन होकर के बादल का निर्माण करता है, फिर पृथ्वी पर धीरे धीरे बारिश के रूप में पड़ता है। देखिए, बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बनती है, वर्षा कहलाती है। वर्षा पृथ्वी पर जल का बड़ा स्रोत है। इसे धरती के भूगर्भीय जल भंडार संचित होते हैं। जल के संरक्षण के लिए हमें वर्षा जल को संचित करना चाहिए। देखिए, ये क्या करता है, बड़े बड़े महासागर से वाष्प लेकर जल पूरे पृथ्वी पर बरसाता है और इससे जल भंडार संचित रहता है। हमें इस जल को संरक्षित करना चाहिए। ठीक है। अब है संवहनिक वर्षा। देखिए, प्रकृति के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है। इस कारण गर्म भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठती हवा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। फलतः संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है और शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर बाद विषुवत रेखीय प्रदेश में प्राय होती है, दोपहर बाद पड़ती है। पर्वतीय वर्षा, आपने पहाड़ देखा होगा, पहाड़ों पर वर्षा भी अधिक होती है। जब उष्ण तथा आर्द्र पवनें, मतलब गर्म तथा नमयुक्त हवा के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ रुकावट उत्पन्न करती है तो ये पवनें उसके ढाल के सहारे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। अब उसके ढाल के सहारा हवा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है और ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होने लगती है। अब ठंडा होगा जिससे संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है और यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरने लगती है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब है चक्रवातीय वर्षा। निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवन आती है। अब यहाँ दाब कम हुआ तो हवा दौड़कर यहाँ आएगा। खाली जगहों को भरने के लिए इसमें होर हो जाती है, लड़ाई झगड़ा, और इसके कारण ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ऊपर उठने के कारण इनका तापमान कम हो जाता है, जिससे इनमें मौजूद आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है। यह वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो हमने इस चैप्टर को समझा, बहुत बड़ा चैप्टर था। आते हैं प्रश्न उत्तर पर। देखिए, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? मौसमी पवन, सामयिक पवन, अस्थायी पवन या स्थानीय पवन? तो इसका हो जाएगा अस्थायी पवन। जल वाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया। अब जल वाष्प जो है जल के रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है?
संघनन। कैटरीना क्या है? कैटरीना हीरोइन का भी नाम है, लेकिन चक्रवात है। ठीक है, चक्रवात के केंद्र में डैश दाब होता है, कम दाब होता है। लू एक डैश हवा है, लू एक गर्म हवा है। ऊंचाई के कारण हवाएं डैश होकर संघनन होती है, हवाएं ठंडा होकर के। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में डैश वर्षा होती है, ये हो जाएगा संवहनिक वर्षा। संवहनिक वर्षा। आंसर वो हो नहरसीकर को, संवहनिक वर्षा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल 5 प्रश्न उधर है और इधर है, और प्रश्न कुल मिलाकर 12 प्रश्न है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर में है, 12 नंबर चैप्टर है, इसलिए 12 प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है? इसका उत्तर होगा मौसम के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों का अवलोकन किया जाता है। जैसे 1 नंबर में तापमान, दूसरा वर्षा, आर्द्रता, वायु का वेग। यदि एक वाक्य में कहे तो हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा को मौसम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जलवायु किसे कहते हैं तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से प्रमुख कारक हैं? इसका उत्तर होगा, किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चवच लक्षण जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है? उत्तर होगा, किसी भी स्थान का तापमान का आधार वहां प्राप्त होने वाली सूर्य की किरणें हैं। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां का तापमान अधिक होता है। जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां का तापमान कम होता है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य की किरणों की कमी और बेसी तथा सीधी तिरछी पड़ने के कारण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये हमने 3 प्रश्न का उत्तर जाना। चलिए चौथा प्रश्न का हम उत्तर जानते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित पुष्टि करें। तो उत्तर होगा, ऐसे तो मौसम को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, लेकिन उन सभी कारकों में प्रमुख कारण तापमान है। तापमान को बढ़ाने या घटाने में प्रमुख भूमिका सौर ऊर्जा की होती है। कारण की मुख्य रूप से सौर ऊर्जा जिन स्थानों पर अधिक मिलती है वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। जहाँ पर सौर ऊर्जा कम मिलती है वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है। गर्म और ठंडा वातावरण से वहाँ का मौसम प्रभावित होता है। तो ये मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 5वां प्रश्न है, टोटल 12 प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, इसका क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर कुल 5 ताप कटिबंध हैं। विषुवत रेखा के दोनों तरफ उष्ण कटिबंध है, यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। उसके बाद इससे उस रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र उष्ण कटिबंधनीय क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध है। इसे 23/2 डिग्री कर्क वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में उत्तर शीत कटिबंध है। इसे 662 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध है। इसे 231 डिग्री मकर वृत्त कहते हैं। इसके दक्षिण में दक्षिण शीतोष्ण है। तो ये पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 5 ताप कटिबंध हैं, जिसके बारे में हमने जाना। 6ठा प्रश्न है, वायु में गति के क्या कारण हैं? तो वायु में गति के क्या कारण हैं? देखिए, पृथ्वी पर जहाँ कहीं तापमान अधिक हो जाता है वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर चली हो जाती है, उड़ जाती है।
इससे वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए उच्च दाब के क्षेत्र से हवा चल देती है। जिस चाल से हवा चलती है वही गति जो होता है उसी को गति कहते हैं, और वायु में गति के यही कारण है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, पवन के कितने प्रकार हैं, प्रत्येक का नाम सहित वर्णन कीजिए। देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, पवन के 3 प्रकार हैं, अस्थाई पवन, मौसमी पवन तथा स्थानीय पवन। अब ये तीनों का वर्णन करते हैं। अस्थाई पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। अस्थाई पवन अधिक दाब पेटियों से कम दाब पेटियों की ओर चलता है। पछुआ, पूर्वी तथा व्यापारिक पवन अस्थाई पवन के उदाहरण हैं। दूसरा है मौसमी पवन। जिस पवन की दिशा मानसून के अनुसार बदलती रहती उसे मौसमी पवन कहते हैं। यह पवन ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेता है। भारत में मौसमी पवन से ही वर्षा होती है। और अगला है स्थानीय पवन। वर्षा के खास समय और खास भूखंड मतलब खास स्थान पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती है, जिसका उदाहरण है उत्तर भारत के मैदानी भागों में मई जून महीनों में चलने वाली गर्म पछुआ पवन। इस पवन के साथ कभी कभी लू भी चलता है। लू का विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम है, अलग अलग जगह पर लू का अलग अलग नाम है। ठीक है, आगे देखिए 8वां प्रश्न, स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब हवा स्थल की ओर से समुद्र की ओर चलती है तब इस हवा को स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हवा समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलने लगती है तब इसे समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, स्थलीय समीर सदैव रात में चलती है, वहीं समुद्री समीर सदा दिन में चलता है। तो दोनों में अंतर आपने समझा। अब आपका 9वां प्रश्न, चलिए उसको देख लेते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चक्रवात क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के प्रभाव से भारी आंधी आती है और जनजीवन को काफ़ी कुप्रभावित करती है। हवा नाचते नाचते काफ़ी ऊंचाई पर चली जाती है और भारी वर्षा कराती है। चक्रवात यदि ज़मीन पर आते हैं तो आंधी वर्षा लाते हैं, और यदि समुद्र में आते हैं तो उसकी लहरें काफ़ी ऊंचाई तक उठ जाती है। 10वां प्रश्न है, वर्षा की प्रक्रियाओं को चित्र सहित समझाइए। देखिए, अब सूर्य पृथ्वी की सतह पर, सूर्य जो है उगता है तो पृथ्वी की सतह पर पानी को गर्म करता है। अब पानी जब गर्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, गर्म पानी वाष्पित हो जाता है और जल वाष्प बन जाता है। अब पानी वाष्प बन गया। अब पानी वाष्प बनने के बाद जल वाष्प हल्की होती है और हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। अब ये तीसरा प्रक्रिया है, पहले सूर्य उदय होता है, पानी गर्म होता है, फिर वाष्प बनता है, उसके बाद यह ऊपर उठती है और जल वाष्प हवा में मौजूद धूल के कणों के आसपास संघनित हो जाते हैं। फिर ठंडी हवा के संपर्क में आने पर जल वाष्प संघनित हो जाती है। अब ठंडा हवा चलती है, उसी समय देखते हुएगा वर्षा पड़ेगा। तो संघनन के कारण वायु का तापमान औशांक तक गिर जाता है। जब वायु का तापमान औशांक से नीचे गिर जाता है तो जल वाष्प पानी की बूंद या ओलों के रूप में ज़मीन पर गिरने लगती है और इस प्रकार से वर्षा होती है। अब इसका चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है हमने उसका चित्र उसी रूप में दिखाया है। जैसे सूर्य उगा हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं, तो सूरज से नीचे नदी का पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर में गया, बादल बन गया और फिर संघनित होकर नीचे गिर रहा है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो चलिए समझते हैं उत्तर इसका। अत्यधिक वर्षा से सबसे पहले तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में घर के घर ही क्या, गांव के गांव बह जाते हैं।
आदमी के साथ जीव जंतु भी ऊंचे स्थानों की ओर भागते हैं। लगी लगाई फसल, यहाँ तक कि कभी कभी तैयार फसल भी बह जाती है। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आदमियों के रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था में जुट जाना पड़ता है, मतलब मदद करने के लिए। और लास्ट प्रश्न 12 नंबर है, हमें वर्षा जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट पक्का कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पक्का पूछेगा। देखिए, हमें वर्षा जल का संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि हमें सालों भर पानी मिल सके। इस संरक्षित जल के पीने से लेकर सिंचाई तक के काम हो सकते हैं। तो 12 प्रश्न हमने जान लिया, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 मौसम और जलवायु को समझा, इसका प्रश्न उत्तर जाना। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लास्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। थैंक यू।